आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि हमने चर्चा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में हमने कक्षा 11 और 12 के इतिहास के पहले चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है। कक्षा 11 के इतिहास के पहले चैप्टर का मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है। कक्षा 12 के इतिहास का आज ईंट मनके और अस्थियां यह पहला चैप्टर है, और आज इसके दूसरे पार्ट पर इसका हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक का, और इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो ईंट मनके और अस्थियां यह कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर है, और पहले वीडियो में हमने इसके बेसिक फैक्ट, जितने भी बेसिक तथ्य थे, उन सभी तथ्यों पर चर्चा कर चुके हैं। ईंट मनके और अस्थियां यह किसी सभ्यता की ओर संकेत करते हैं, और वह सभ्यता कौन सी थी? वह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी बेसिक महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर चुका हूं, और आज मैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ? उसके पहले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि आपके टॉपिक में है नहीं बुक में, लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हड़प्पा सभ्यता के निर्माता देखिए, इस प्रश्न को लेकर आज भी विद्वानों में मतभेद है। अभी तक कोई भी विद्वान एक निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण इसी प्रजाति ने किया था। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं में पहले जो थे वह सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलायड कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने किया था, क्योंकि यह सर्वप्रथम प्रजाति थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आई थी। तो ऐसा मानना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था कई विद्वानों के अनुसार। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड यह सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम आने वाली प्रजाति थी। इसी कारण कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने किया था। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रजाति थी वह भूमध्य सागरीय, इसे मेडिटेरियन भी कहते हैं। मेडिटेरियन भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन, यह दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति थी। भूमध्य सागरी और मेडिटेरियन, कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भूमध्य सागरी या मेडिटेरियन प्रजाति के लोगों ने किया था। इसके आज भी साक्ष्य दक्षिण भारत में मिलते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वह आर्य। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, हालांकि यह तथ्य पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि जहां पर आर्य संस्कृति की अगर बात की जाए तो आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो थी वह नगरीय संस्कृति थी। तो आर्य हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है, और यह बात पूरी तरह से सही भी लगती है, क्योंकि आर्य ग्रामीण संस्कृति, आर्यों की जो संस्कृति थी वह ग्रामीण संस्कृति थी,
और सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी वह नगरीय संस्कृति थी। तो इसलिए आर्य इस सभ्यता के निर्माता थे, इस पे बहुत संदेह है। उसके बाद जो चौथा था महत्वपूर्ण, मंगोलायड। मंगोलायड कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मंगोलायड प्रजाति ने किया था। इसके पीछे का तर्क देते हुए कहते हैं कि चूंकि मोहनजोदड़ो से जो पुजारी का सिर मिला है वह मंगोलायड प्रजाति की है, वह मंगोलायड प्रजाति की है। यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं कि मंगोलायड प्रजाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम उद्भव के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या उदय। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या उदय, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। दो तरह के उद्भव के विषय में विद्वानों ने चर्चा किया है। चूंकि हड़प्पा की संस्कृति जहां भी मिली है विकसित अवस्था में ही मिली है, यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। और वे विद्वान दो तरह के थे। उनके दो तर्क हैं। पहला तर्क है विदेशी मत, पहला तर्क है विदेशी मत और दूसरा तर्क है स्वदेशी मत। दो मत हैं, पहला विदेशी मत और दूसरा है स्वदेशी मत। विदेशी मत का समर्थन करने वालों में मार्शल, चाइल्ड, क्रेमर और डीडी कोशंबी। इनका मानना है, आज भी लिख दीजिए आगे क्योंकि और भी विद्वान है। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी लोगों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण विदेशी लोगों ने किया था। इसके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया है। जैसे क्रेमर ने तर्क दिया है कि 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई लोग आकर, सुमेरियाई लोग मतलब मेसोपोटामिया के लोग आकर इस सभ्यता का निर्माण किया था। तो उसी तरह से अन्य विद्वानों का मानना भी है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामियाई लोग किए थे। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें या उनमें तुलना करें तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के घर प्राय पक्के मकान थे, पकी हुई ईंटों के बने थे, जबकि मेसोपोटामिया के जो घर थे वह कच्ची ईंटों के थे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संरचना व ग्रीक पद्धति पर आधारित थी, आज के आधुनिक नगर के समान थे, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वह पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर के रूप में है, जबकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाकर या किलाक्षर रूप में है, उसे पढ़ा जा चुका है। तो अगर देखा जाए कि मार्शल, चाइल्ड और क्रेमर और डीडी कोशंबी ने जो विदेशी मत का समर्थन किया है वह पूरी तरह से निराधार है।
वह पूरी तरह से निराधार है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है स्वदेशी मत। स्वदेशी मत में अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। चलिए अब देखिए जो दूसरा मत है स्वदेशी मत। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का जो स्वदेशी मत है, कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण विदेशी लोगों के द्वारा नहीं हुई थी, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण यहीं की सभ्यताओं ने मिलकर किया था। यहीं की कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्हें हम परवर्ती हड़प्पा कहते हैं, जैसे नाल, घुंडी, सोथी, ये सब हड़प्पा संस्कृति के परवर्ती भाग हैं। तो स्वदेशी मत में अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, फेयर सर्विस, राय बहादुर, दयाराम साहनी, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण स्वदेशी लोगों ने ही किया था। और अमलानंद घोष ने तो सिद्ध कर दिया कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि वह हड़प्पा संस्कृति ही थी, क्योंकि सोथी संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों के पूरा वस्तु में मिली है। तो उसी तरह से आलचिन दंपति और फेयर सर्विस का भी मानना है कि नाल, गुंडी और राणा गुंडई, हाँ, और बाकी और ऐसी घरेलू सभ्यताएं हैं, देसी सभ्यताएं हैं, जिन सभ्यताओं ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके टॉपिक का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की नगरी योजना। सिंधु सभ्यता की नगरी योजना। सिंधु सभ्यता की नगरी योजना को अगर हम देखें तो यह बिल्कुल आधुनिक सुव्यवस्थित नगरों की तरह। आधुनिक जो नगर हैं बिल्कुल उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी योजना है वह थी। अगर इसे हम लिखें तो पॉइंट्स में लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की नगरी योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। दूसरा, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर
काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिखेंगे क्योंकि यह प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर लिखाएंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर जो था वह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। शहर या नगर लिखिए, शहर उचित नहीं है, नगर प्रायः दो भागों में विभाजित थे। दो भागों में विभाजित थी। ऊपरी भाग और निचले भाग। ऊपरी भाग और निचले भाग। ऊपरी भाग में जो भी शासन तंत्र के लोग थे उनका आवास होता था और निचले भाग में कर्मचारी रहते थे और कर्मचारी रहते थे। बाकी मनकों का निर्माण करने वाले, रथ का निर्माण करने वाले इत्यादि किसान भी रहते थे। और निचली भाग जो शहर का जो निचला भाग होता था वह पूरी तरह से दुर्गीकृत होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं वह प्रायः दुर्गीकृत रूप में ही मिले हैं। इनमें से चन्हुदड़ो जो है वह अपवाद है। चन्हुदड़ो में लिख लीजिए कि चन्हुदड़ो में, इसी में से लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः दुर्गीकृत थे। परंतु चन्हुदड़ो से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब यह अपवाद थे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अब लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर नगरीय योजना में देखें तो यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, बिल्कुल आधुनिक शहर के जैसी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों की अगर लंबाई, उसको हम लिख देते हैं आगे, नगर प्रायः दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी भाग और निचले भाग। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः दुर्गीकृत थे, परंतु चन्हुदड़ो से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अब इसके आगे अब लिखते हैं। चल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि यह टॉपिक ही बहुत लंबा है। इसके बाद देखिए जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सड़कों की लंबाई क्रमशः 7 व 11 मीटर, चौड़ाई सड़कों की चौड़ाई क्रमशः 7 व 11 मीटर थी। 7 मीटर चौड़ी जो सड़क थी वह गली की सड़क थी और 11 मीटर चौड़ी जो सड़क थी वह मुख्य सड़क थी। तो सड़कों की चौड़ाई क्रमशः 7 व 11 मीटर थी सिंधु घाटी सभ्यता में।
प्रत्येक घर में कुआं का साक्ष्य मिला है, कुओं का साक्ष्य मिला है। जिनका उपयोग सिंचाई के लिए और घरेलू अपने घरेलू कामों के लिए भी जिनका उपयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में कुओं का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि प्रत्येक घर पक्के मकान, प्रत्येक घर प्रत्येक के बजाय प्राय लिख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं कच्चे मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो प्राय जो घर, प्राय हड़प्पाई घर पक्की ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के बने थे। और इन घरों की संरचना प्राय ऐसी थी कि प्रत्येक घर में आंगन के चारों तरफ कमरे रसोई घर और स्नान गृह बनाए जाते थे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। एक दो पॉइंट और है, उससे आप लोग लिख लीजिए कि जो नगरीय योजना थी तो ऐसा था कि घर जो बनाए जाते थे वे प्राय ऐसा माना जाता है कि पहले सड़क और नाली बनाई गई थी, उसके बाद आवास बनाए गए थे। चूंकि जो घरों का गंदा पानी होता था वह नालियों से होते हुए, गली की नालियों से होते हुए शहर के बाहर जो मोरियां थी, प्राय सड़कों के नीचे मोरियां होती थी, उन्हीं मोरियों में से होते हुए वह शहर के बाहर जो मुख्य नाली होती थी उसमें जाकर मिल जाती थी। और इसी तरह से वह गंदा पानी जो घर का होता था वह उन नालियों से होते हुए शहर के बाहर चला जाता था। तो अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना तो यह पूरी तरह से आधुनिक नगर के जैसी थी। हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में। हालांकि आपके टॉपिक में 4 ही स्थल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अतिरिक्त स्थलों पर चर्चा करें। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हेडिंग डाल लीजिए और इनमें पहला लिखिए हड़प्पा।
हड़प्पा में लिखिए कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज की थी। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, साहिवाल या मांटगोमरी जिला भी कह सकते हैं, मांटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके बाद यहां से साक्ष्य क्या मिले हैं, साक्ष्य हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मांटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं इसको लिख लीजिए कि यहां से कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, उसके बाद दिखाई दे कांस्य गाड़ी, कांस्य दर्पण, श्रमिकों के आवास इत्यादि, श्रमिकों के आवास इत्यादि। ठीक है, यहां से कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, श्रमिकों के आवास इत्यादि, इतने ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी अगर विस्तार से लिखाया जाए तो बहुत ही यह लंबा हो जाएगा। आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है बस उतना ही। 1900 जो प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यह कहां पर स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मांटगोमरी जिला में स्थित है। यहां से कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, श्रमिकों के आवास इत्यादि ये सब मिले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम अगला जो महत्वपूर्ण नगर है हम उस पर चर्चा करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा है मोहनजोदड़ो। दूसरा है मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने
इसकी खोज की थी। यह सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। इसे मृतकों का किला और सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। हम 7-6 इधर लिख देते हैं, ये आपका डिफिनेशन हुआ। और 7-6 यहाँ से क्या क्या मिले हैं इसको लिख दीजिए। यहाँ से जो साक्ष्य मिले, पहला जो मिला है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है स्नानागार, अन्नागार जिसे अन्न भंडार कहते हैं। उसके बाद महाविद्यालय, नर्तकी, आगे इत्यादि लिख दीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं वो आपके लिए। तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, महाविद्यालय, नर्तकी इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। इसे मृतकों का टीला और सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए अगला पॉइंट, इसे 3 वीडियो में समाप्त करें। तीसरा जो है वह लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज इसकी खोज 1953 से 55 ईस्वी, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार विकल्प में 1953 दे देता है, 54 दे देता है, 55। तो 1953 से 55 के दौरान इसकी खोज 1953, 54, 55 ईस्वी में यस आर राव ने की थी।
यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके लिख लीजिए। यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो डाक यार्ड। यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वह डाक यार्ड, फारस की मुहर इत्यादि। फारस की मुहर, चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र की कहानियां बहुत सारी हैं यहाँ पे इत्यादि लिख दीजिए। ठीक है। लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 से 55 ईस्वी में यह साहब राव ने की थी। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वह डाकयार्ड, फारस की मुहर, चालाक लोमड़ी इत्यादि। ठीक है। आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है बस उतना ही, क्योंकि इसको अगर लिखाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर इसे तीन चार वीडियो में समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब जो चौथा महत्वपूर्ण है वह है धौलावीरा। धौलावीरा से पहले हम चन्नूदड़ों के भी विषय में बता देते हैं, क्योंकि कई बार अभी पूछ लेता है। तो चौथा है चन्नूदड़ों। चन्नूदड़ों यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। उन्नीस सौ 31 ईस्वी में यंजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यंजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, जबकि 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन कराया था। इसे झूकर झांगर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। झूकर या आपके लिए महत्वपूर्ण है जाने। इसका उत्खनन कराया था। यहां से साक्ष्य क्या मिले हैं लिख लीजिए। यहां से विलासिता की वस्तुएं जैसे मनके बनाने के कारखाना, काजल, लिपस्टिक, कंघा इत्यादि। ठीक है। देखिए, अक्षर पहचान में तो आते होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक और है उसको लिखा देते हैं, दो है उसके विषय में लिखा देते हैं बस। चलिए, वैसे जानना तो बहुत जरूरी है 7 नगरों के विषय में, सातों करा देते हैं, वीडियो लंबा होगा तो होगा। चलिए, पांचवा जो है वह है बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में
स्थित है। 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज की थी। यहां से भी मनके बनाने के कारखाने मनके बनाने के कारखाने, उसके बाद मिट्टी का बना हल इत्यादि। ठीक है, इसे ये बनौली यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973 ईस्वी में इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, यह भी लिख लीजिए, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब छठा जो है वह है कालीबंगा। कालीबंगा इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के तट पर घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। घोष ने किया था। बाद में 1960 ईस्वी में डीवी लाल तथा बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया था। ठीक, यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य इधर लिख लीजिए। यहां से अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत,
एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य। इत्यादि। ठीक। कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। 1960 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जो महत्वपूर्ण है, वह है अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत, एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य इत्यादि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक और है, इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक है, इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन करेंगे। धौलावीरा, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। यह इसकी स्थिति कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर द्वीप पर है। द्वीप पर है। 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। मार्कर चल रहा है। 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था। इसका उत्खनन कराया। ठीक है। यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं लिख लीजिए। अगर साक्ष्य में लिखें तो 1-2 लिख लीजिए, बहुत है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, प्रणाली और स्टेडियम क्रीड़ा स्थल जिसको बोलते हैं, स्टेडियम इत्यादि। यह 7 प्रमुख नगर थे, जबकि 3-4 ही नगर आपके टॉपिक में है, लेकिन हमने 7 प्रमुख नगरों पर चर्चा हमने किया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद अब हम जो कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग, या तो आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसी में 1 घंटा लगभग बीतने को है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो खाते पीते तो होंगे, तो उनका भोजन का सामग्री क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन का सामग्री, भोजन का सामग्री, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह कृषि का उपयोग करते थे, उन्हें कृषि की जानकारी थी, खेती की जानकारी थी। तो पेड़ पौधों से प्राप्त पेड़ पौधों से प्राप्त फल। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वह कृषि उत्पाद, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि की जानकारी थी, तो कृषि उत्पाद में जैसे गेहूं, जौ, दाल, तिलहन, बाजरे इत्यादि, चावल भी है। उसके बाद मांस मछली, मांस और मछली। पशुपालन का भी इन्हें ज्ञान था, तो पशुपालन यह किस लिए करते थे? शिकार के लिए तो कोई पशुपालन करेगा नहीं, तो यह पशुपालन किस लिए करते थे? दूध और दही, दूध और दही प्राप्त करने के लिए यह गाय भैंस को पालते थे, बकरी को पालते थे। दूध दही यह इनकी भोजन की सामग्री थी। ठीक, मांस और मछली का भी सेवन करते थे, दूध और दही का सेवन करते थे, कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, जौ, दाल, तिलहन, बाजरा, चावल इत्यादि, हाँ, और पेड़ पौधों से प्राप्त फल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक, चलिए बहुत जल्दी अब समाप्त करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अभी हमने बताया कि जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इसे नोट कर लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य बोने के साक्ष्य यह भी कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से। चलिए, हड़प्पा की लिपि कौन सी थी? हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर थी।
जिनमें 375 से 400 शब्द 400 अक्षर मिलते हैं। तीन सौ 375 से लेकर 400 अक्षर मिलते हैं। ठीक। हड़प्पाई लोग खेती करते थे, तो जो फसल पक जाती थी उसकी कटाई कैसे करते थे? तो हड़प्पाई लोग फसलों की कटाई पत्थर के औजारों से करते थे। ये औजार चकमक पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। चलिए 10 मिनट का और वीडियो है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? लगभग मोहनजोदड़ो से लगभग, प्रश्न लिख लीजिए कि मोहनजोदड़ो से लगभग कितने कुओं का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुओं का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। कितने कुओं का साक्ष्य मिला है? 700 मिला। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाधान विधि क्या था? लोगों का समाधान विधि मतलब यार लाश का क्या करते थे? अंत्येष्टि विधि इनकी क्या थी? तो हड़प्पाई लोग 3 तरह से अंत्येष्टि विधि का कार्य करते थे। पहला आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का अर्थ होता है, आंशिक समाधान का अर्थ होता है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। जानवर और जो पशु पक्षी थे उन्हें अपना भाग ले लेने के बाद वे उसका अग्निदाह करते थे। मतलब खुले में छोड़ देते थे कि पशु पक्षी अपना भाग ले लें, जितना वे लोग उस शव का भोग कर सकते थे करते थे। उसके बाद जो बचता था, हड्डी ही बचेगी, हड्डियों का वह अग्निदाह करते थे। दूसरा होता है समाधिकरण। समाधिकरण हड़प्पाई लोग शवों को जमीन में गाड़ते भी थे। हड़प्पाई लोग शवों को जमीन में गाड़ते थे और उसके साथ विलासिता की वस्तुएं रखते थे। ऐसे साक्ष्य हमें लोथल से भी मिले हैं, ऐसे साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिले हैं। और तीसरा जो था वह था अग्निदाह। अग्निदाह मतलब आज के समय में हिंदू धर्म में जैसे होता है कि अग्निदाह, शव को जला देते थे। तो यह समाधि या समाधान की 3 विधियां थी।
जो हड़प्पाई लोग अपनाते थे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्द समाप्त हो रही है वीडियो। क्या हड़प्पाई लोगों को माप तौल की जानकारी थी? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। हड़प्पाई लोगों को माप तौल की जानकारी थी। माप तौल की जानकारी थी। हड़प्पाई लोगों को माप तौल की जानकारी थी। और जो बाट होते थे, बाट 16 गुणज के होते थे। 16 गुणज के होते थे। जो बाट होते थे वह 16 गुणज के होते थे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न, अब हमें नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि सब पे चर्चा कर चुके हैं कि मन के बनाने के इनके जो कारखाने थे, इनके रोजगार के साधन, इनके रोजगार के साधन, इनके रोजगार के साधनों में क्या थे? मनका बनाना, धातुओं का निर्माण करना, मनका बनाना, धातुओं का निर्माण, धातुओं का निर्माण, कृषि इत्यादि, ये सब इनके रोजगार के साधन थे। ठीक, अब आखिरी जो प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। यहां से एक और चीज है, हड़प्पा सभ्यता की शासन पद्धति क्या थी? क्या हड़प्पाई लोगों पर कोई शासन करता था? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हड़प्पा, देखिए, अगर शासन व्यवस्था के विषय में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और यहाँ के उत्खनन से भी किसी राजा का कुछ साक्ष्य भी नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन शासन करता था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पुरोहितों का शासन था। हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित ही राजा होते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से पुरोहितों का आवास मिला है। मोहनजोदड़ो से ही पुरोहितों का आवास मिला है। इतना नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का अंत, और यहीं से यह टॉपिक भी अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? देखिए, बाढ़, मार्शल और मैके का मानना है, मार्शल मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ था। आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, व्हीलर
और गार्डन चाइल्ड का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों ने किया था। जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। एक और लिख लीजिए, महामारी। KUR कनेडी, KUR कनेडी का मानना है कि इस सभ्यता का अंत महामारी से हुआ था। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न प्रकार के विद्वान या विभिन्न विद्वान ने विभिन्न तर्क दिए हैं, जैसे कि मार्शल मैके और एसआर राव का मानना था, कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ था। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का मानना था कि इस सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना था कि इस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन से हुआ था। और KUR कनेडी का मानना था कि इस सभ्यता का अंत महामारी से हुआ था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि इस अध्याय के लिए महत्वपूर्ण थे, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। मैं उन सभी तथ्यों पर चर्चा किया, कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है, सभी प्रश्नों पर हमने प्रकाश डाला है। और अगर आप लोग केवल इतने ही प्रश्नों को तैयार कर लें हर टॉपिक, तो 60 से 70% निश्चित है। धन्यवाद।